2 माह बाद कर्ण ने न चाहने के बावजूद शीश के लफ्ज़ों का भरम रखते हुए कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में तो दिल क्या लगता। तबीयत की कनौतीत और दिल की वीरानी सवा हो गई थी। कॉलेज के वो रस्ते जिनमें आफान हाइल हो जाता था इसे डिसने लगते। उसका वजूद आसपास महसूस होने लगता, उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगती, उसका लम्स जकड़ने लगता, और कर्ण के लिए लम्हे और मुश्किल होने लगते। कई बार वो डोलने लगती, उसके कदम लड़खड़ाने लगते, शीश से किए सारे वद्दे दुम तोड़ने लगते, ज़हन तारीकियों में डूबने अभरने लगता। ऐसे में वो बिल्कुल गायब दिमाग होकर इर्द गिर्द से लाताल्लुक़ होने लगती, पल पल बुनकर घर की राह लेती, और यूं एक नया इम्तहान शुरू हो जाता। वो लम्हे जो शीश एक राज़दां बनकर बांट लेता था वो अब जगर जगर होकर रह गए थे। ऐसी ही एक शाम में जब बहार नई नई लान में उतर रही थी, कर्ण अपने आप से दुनिया से मौसम के हर रंग से बेगाना अपनी ज़ात की करचीं चुन रही थी कि वासिफ़ा उसके पास आ बैठी। उनके हाथ में चाय का भाप पड़ाता मग था। कर्ण को यूं सोचों के गर्दाब में गुम पाकर बोली, क्या बात है, आज तुम्हारे हाथ में किताब नहीं है। ये वक्त तो तुम्हारी इस डेज़ का है। और मुस्करा दी। मेरा दिल नहीं चाहता ताई अम्मी कुछ भी पढ़ने को, हर चीज़ बहुत बुरी लगती है। कर्ण ने किसिलमंदी से जवाब दिया, मैं नहीं मान सकती। कर्ण यूसुफ का दिल पढ़ने को नहीं चाहता। अलामत वाविन। वासिफ़ा ने ठोस लहजे में जवाब दिया। दरहकीक़त वो कर्ण के अंदर छाई पजमर्दगी को कम करना चाहती थीं। कर्ण ने एक खामोश निगाह से उन्हें देखा और फिर बोली, यकीन कर लीजिए ताई अम्मी, अब कर्ण यूसुफ पहले सी नहीं रही। क्या मतलब है उस बात का? किया हुआ है तुम्हें? वासिफ़ा ने उस पर तायराना नज़र डाली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह गई। कर्ण फ़ौरा संभली थी। बेजियानी में दिल के लफ्ज़ ज़ुबान बन गए थे। लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। वासिफ़ा ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। क्या? कर्ण झींक सी गई। अपनी कैफियत इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। यही कि तुम शीश को मस कर रही हो, और इसी वजह से अपसेट हो। और मुस्करा कर कर्ण को देखा, गुया उसकी चौड़ी पकड़ ली थी। कर्ण मुश्किल मुस्कराई और धीमे से अंदाज में सर को असबात में हिला दिया। काल कर लो इसे। वासिफ़ा ने कर्ण के बाजों को प्यार से छुआ। कर्ण ने आंखों में चमकती नमी को मुश्किल रोका और नज़रें नीलम फैले आसमान पर जमा दी, जहाँ शिफाफ सफ़ेद रुई से बादल के टिकड़े तैर रहे थे। वो तो जहन से जाता ही नहीं था। वो तो मेरे अंदर है जो मेरे करीब और अजीत को अपने लफ्ज़ों से कुशेद कर लेता था। उसकी दूरी ने करीब के उस एहसास को दो आतिशा कर दिया है। क्या सोचने लगी? वासिफ़ा ने इसे देखकर कहा, यही कि ये वक्त मुनासिब नहीं, रात को बात कर लूँगी। कर्ण बात टाल गई। अंडरस्कोर। फिर एक नया दिन और एक नया इम्तहान। कर्ण ने यूनिफॉर्म पहने आईने में खुद को तैयार देखकर सोचा था, और फिर वो खुद पर जबर करके सीढ़ियों उतर गई। मामूल के मुताबिक दिन को रात और रात को दिन करने का आगाज़ हो चुका था। लाइब्रेरी वो अब ज़रूरत भी नहीं जाती थी। किताबों के लफ्ज़ों में कई चौर लम्हे गिडमुड होकर उसके सामने आ खड़े होते। इन्हें डोलते अभरते लम्हों में वो सर थामे बेंच पर बैठी थी कि कर्ण, आप ठीक हैं? कर्ण ने चौंक कर सर उठाया तो अरमगान उसके सामने फिक्रमंद सा खड़ा था। मैं ठीक हूँ अरमगान, कर्ण ने इसे सर से टालने के लिए कहा। डॉक्टर को एक बार देखा लीजिएगा। मुझे आप ठीक नहीं लग रही। हैव अ नाइस डे। वो उसके जर्द मजमिल चेहरे को देखकर पलट गया। कर्ण को अपने राय पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई और फिर उससे अब रिश्तेदारी थी, और वो सदा का हमदर्दी ही तो कर रहा था। अरमगान। कर्ण ने माजरत करने की गर्ज से उठना चाहा, मगर खड़े होते ही उसका सर बड़ी तरह चुकराया और आंखों में अंधेरा उतरने लगा। अरमगान जो उसकी आवाज़ पर मरा ही था कि कर्ण को लड़खड़ाता पाकर इसे थाम लिया, और जब वो होश व हवस से बेगांगी की हद को छूती नजर आई तो आहतियात से इसी बेंच पर बैठा दिया जिस पर वो बैठी हुई थी। अंडरस्कोर। वो मेडिकल रूम में अंडर ट्रीटमेंट थी, और डॉक्टर शाहाना अमीर ने उसका चेकअप के बाद फौरी तौर पर कॉल करके वासिफ़ा को तलब कर लिया था। और कुछ देर बाद वासिफ़ा फिक्रमंदी व तशवीश लिए डॉक्टर शाहाना अमीर के सामने थीं। आप उनकी मदर हैं? डॉक्टर शाहाना अमीर ने बगैर किसी तासर के कहा था। मदर ही समझ लीं। वासिफ़ा ने उनका लहजा न समझते हुए जवाब दिया था। उनकी मदर कहाँ हैं? मैं उनकी मदर से ही बात करना मुनासिब समझती हूँ। वासिफ़ा को उनका लहजा मज़ीद उलझन में मुबतला कर गया। देखे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। मैं उनकी ताई हूँ और अब जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। आप मुझसे बात कर सकती हैं। वासिफ़ा ने उन्हें तशफ़ी देना चाही। देखिए, ये प्रेग्नेंट हैं। क्या आप ये बात जानती हैं?
डॉक्टर शाहाना अमीर ने स्पॉट लहजे में इंकशाफ किया, और ये इंकशाफ नहीं था, क़यामत थी जो उस लम्हे वासिफ़ा पर टूटी थी। क्या आपको शदीद गलतफहमी हुई है? वासिफ़ा के इर्द-गिर्द चिंगारियां सी फूट रही थीं। हो सकता है आप किसी भी अच्छी लेबॉरेटरी से कन्फर्म कर सकती हैं। डॉक्टर शाहाना अमीर ने शाने अचकाए, और वासिफ़ा मनु बोझल औजूद लिए यामीन वाला लौट आईं। फौरी तौर पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कर्ण से क्या बात करें और कैसे। अलबत्ता घर वापसी तक वो कर्ण का अपने तौर पर टेस्ट करवाने का फैसला कर चुकी थीं। इंडरस्कोर अगली सुबह यामीन साहब ऑफिस रवाना हो गए और उरूश फारीना की तरफ तो वासिफ़ा कर्ण के पास आईं। 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है। वासिफ़ा ने रोखे से लहजे में कर्ण को मुखातब किया था। कर्ण डॉक्टर शाहाना की तशख़ीस के बारे में नहीं जानती थी। वो इसे मामूल की ख़राबी तबीयत और क़नूती करार देकर लाताल्लुक़ हो चुकी थी। लेकिन वासिफ़ा ने वो रात अंगारों पर लौटते हुए गुजारी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई अम्मी। अब कर्ण को वासिफ़ा का लब व लहजा और अंदाज़ अजीब लगा था। ये वासिफ़ा का अंदाज़ नहीं था। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ और चाहती हूँ कुछ न बिगड़े, उसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं लाउंज में हूँ, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। इतना कहकर वासिफ़ा लौट गई, और कर्ण परेशान सी तैयार होने चल दी। इंडरस्कोर कर्ण को वासिफ़ा का राया मतलब समझ नहीं आ रहा था, और फिर जब कर्ण का ब्लड सैंपल लिया जा रहा था वो जले पैर की बिल्ली बनी कॉरिडोर में चुकराती फिर रही थीं। थोड़ी देर में वो बाहर आ गई, तब भी वो बहुत बेचैन नज़र आ रही थीं। कर्ण दिल में कई सवाल होने के बावजूद एक भी उनसे न पूछ सकी। फिर वो रिपोर्ट की टाइमिंग मालूम करने रिसेप्शन की जानिब बढ़ गईं। देखिए, अर्जेंट से अर्जेंट रिपोर्ट भी शाम 5 बजे से पहले क्लिक नहीं की जा सकती। रिसेप्शन पर मौजूद लड़का उन्हें बता रहा था। मजबूरा वो कर्ण को लिए बेबसी से लौट आईं। 5 बजे तक का वक्त इन्होंने सोली पर लटकते गुजार दिया। फिर जुनाई ड्राइवर ने रिपोर्ट उनके हाथ में थमाई। इन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसे खोला था। कर्ण उस वक्त किताबें फैलाए ज़बरदस्ती खुद को उनमें गुम करने की कोशिश कर रही थी कि वासिफ़ा का ज़बरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। क्या है ये सब? कर्ण उंधे मुंह किताबों पर बिखरी थी। आंसू रोकने की कोशिश में उसके गले में फंदा सा पड़ गया था। कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकी। बस सवालिया नज़रों से वासिफ़ा को देखा, जो रिपोर्ट उसके सामने पिटकते हुए कह रही थीं, अनजान मत बनो, तुम्हारा कारनामा है ये। कर्ण ने कांपते हाथों से कागज़ के उस टिकड़े को पढ़ने की कोशिश की, और फिर भीगती अमती धुंधलाहटों में उस रिपोर्ट के लफ्ज़ बर्छी बनकर उसके वजूद को चीरते चले गए। उसकी तकदीर को तय करता वो कागज़ उसके हाथ में लर्ज़ कर कहीं गिर गया, और वो कुछ भी न कह सकी कि उस सवाल का कोई जवाब उसके पास नहीं था। अलबत्ता वो बेवक़्त होकर कहीं ख़त्म ज़रूर हो गई थी। तुमने मुझे मरने क्यों न दिया शीस? काश तुम उस रात मेरे इरादों के बीच हायल न हो जाते, तो यह क़यामत जो अब मुझ पर गुज़री है, ये ज़्यादा भयानक है। ये तो न देखनी पड़ती। वो शीस से शकवा कन हुई थी और वासिफ़ा उससे जवाब तलब। इंडरस्कोर अब समझ आया तुम्हारा दिल पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा। सच बताओ, कौन है वो? और कर्ण के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ पूछ रही हूँ कर्ण। वासिफ़ा ने इसे झंझोड़कर अपनी तरफ मोड़ा। वो जिस हद तक तल्ख़ी लहजे में समू सकती थी समू रही थीं। कर्ण बेबसी से भीगी आँखें उनकी तरफ अटका कर रह गई। लम्हे भर को उनके अंदर कुछ जागा, लेकिन फ़िलहाल वो कर्ण को कोई रियायत देने को तैयार नहीं थी। कर्ण, तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज़्ज़त है तो मुझे उसका नाम बताओ। और ये कि ये सब कब और कैसे हुआ? तुम इतना आगे कैसे बढ़ गईं? जाने वो किस जाम में कर्ण से ये सवाल कर रही थीं। आखिरी सवाल इन्होंने शदीद बेयकीनी के आलम में किया था, मगर उनके लफ्ज़ कर्ण को टिकड़े टिकड़े कर गए थे। एक तरफ शीश से क्या हवा वद्दा था तो दूसरी तरफ एक लायनहल सवाल। उसकी खामोशी वासिफ़ा के अंदर मज़ीद तूफ़ान अठाड़ाई थी। क्यों चुप हो? तुम्हारी उस खामोशी का क्या मतलब है आखिर? वासिफ़ा ज़च हुई। कर्ण, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रही हूँ। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो सारे फैसले अपनी मर्जी से करने के लिए मैं आज़ाद हूँगी। आखिरी बार, बड़े निताइज। ये लफ्ज़ उसके लिए अब अनजान नहीं रहे थे। लेकिन काश ये सब आखिरी बार ही हो, और मेरा इम्तहान ख़त्म हो जाए। कर्ण के अंदर ये ख्वाहिश तड़पी थी। मुझे यहीं मार डाली ताई अम्मी, खुदा के लिए मुझे मवत दे दी। वो शदीद बेबसी लिए हाथ जोड़े वासिफ़ा से मुल्तजी हुई थी। तुम्हें नजात सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है। कर्ण, मुझे उसका नाम बता दो।
वरना जिंदगी के अलावा एक और नजात का भी इंतज़ार करो। शीश के नाम से नजात का इंतज़ार। शीश का नाम तुम्हारे नाम के साथ जड़ा रहे ये अब मुमकिन नहीं। उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करती हो ये तुम्हारा ज़ाती मामला होगा। तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारा राज अपने और तुम्हारे दरमियान दफन कर दूँ। लेकिन शीश, उसका ख्याल भी दिल से निकाल दो। इसे जिंदा दीवारों में चुनकर वासिफा फिर ठहरी नहीं थी। और कर्ण, वो जिंदा ही कब थी। वासिफा के लफ्ज़ उसके कचले हुए वजूद को मज़ीद कुचल गए थे। और मज़ीद इसे कितना कचला जाना था वो नहीं जानती थी। जिंदगी में उसके लिए पहले भी कोशिश नहीं थी, लेकिन दफन होने से पहले अपनी ज़ात पर तहमत का बार नहीं रखना चाहती थी। उसकी बेगिनाही का कोई गवाह था तो खुदा के बाद सिर्फ शीश। _ क्या हवा वासिफा, देख रहा हूँ आप कुछ परेशान हैं। कोई बात हुई है क्या? यामीन साहब ने बेडरूम में दाखिल होते ही वासिफा को मुखातब किया। वो कुछ दिनों से वासिफा को नोट कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। वासिफा ने पर सोच लहजे में जवाब दिया। यामीन साहब ने बेड पर उनके लिए जगह बनाई और बोले, यहाँ आओ, बैठकर बात करते हैं। वासिफा खामोशी से उनके पास बैठ गईं। अतमीनान से कहो क्या मसला है। प्लीज़ यामीन, मुझे गलत मत समझेगा। खुदा के बाद आप गवाह हैं, मैंने हमेशा उस घर और ख़ानदान की इज़्ज़त को अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखा है। वासिफा जो बात कहना चाहती थीं, उसके लिए उन्हें मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे, और न वो अपने अंदर इसे कहने का हौसला पा रही थीं। उन्हें यामीन साहब के दिल का भी खौफ था। वो मेडिसिन पर थे। प्लीज़ वासिफा, परेशान मत हो। आपके मिजाजी खुदा को अल्लाह ने बहुत हौसला दिया है, चाहें तो आज़मा लीजिए। यामीन साहब ने जानबूझकर बात को हल्का फुल्का रंग दिया। लेकिन जो बात मैं कहने वाली हूँ उसके लिए पहाड़ जैसा हौसला और पत्थर जैसा दिल चाहिए। वासिफा का हौसला न हवा, मगर उनकी बात सुनकर उलझन और खदशात ने एक साथ यामीन साहब के दिल में सर उठाया। वो दिल संभाल कर बोले, वासिफा, जो भी है कह डालो। अगर कोई मौत की खबर है तब भी बहरहाल इंसान को लफ्ज़ों के रेगज़ार से तो गुजरना पड़ता है। काश ये मौत की खबर होती तो इतनी क़यामत फ़ैज़ न होती। वासिफा के यास भरे लफ्ज़ यामीन साहब को मज़ीद उलझाए गए, मगर इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वो वासिफा के बोलने के मंतज़र थे। शीश और कर्ण के दरमियान कोई और आ गया है, और यामीन साहब पर वाकई हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। नामुमकिन, ये कभी नहीं हो सकता। यामीन साहब के लहजे में यकीन बोल रहा था। काश यामीन, आपकी खुशगुमानी सच होती, लेकिन आपके यकीन को दुनिया की हसरत खा गई। ये हुचका है, मैं सब कुछ कन्फर्म करने के बाद ही बात कर रही हूँ। वासिफा अपनी बात पर मिसर रहीं। आपको यकीन है आप किसी गलत फ़हमी का शिकार नहीं हैं? यामीन साहब ने वासिफा से पूछा। वो अब भी बेयकीन थे। आपको मुझ पर यकीन नहीं? वासिफा ने सदमे के ज़रासर पूछा। ये तीसरा लड़का है या लड़की? यामीन साहब ने वासिफा को जवाब देने के बजाय एक दूसरा सवाल पूछ लिया। नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि कर्ण अब शीश के साथ नहीं रह सकती। वासिफा ने गोया यामीन साहब को उनका जवाब दिया, लेकिन यामीन साहब का चेहरा गवाह था कि वो अभी तक उस गुत्थी को समझ नहीं पा रहे। या तो वासिफा उसको ठीक से सुलझा नहीं पाई, या फिर उसके आगे वासिफा की ज़ात भी मुश्को खवज जाती थी। लेकिन यामीन साहब उन पर शक नहीं करना चाहते थे। ये कर्ण का ख्याल है या आपका? यामीन साहब के ख्याल में वासिफा किसी शदीद गलत फ़हमी में मुबतला हैं। ओहो यामीन, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? यामीन साहब के सवालों से झंझलाकर वासिफा ने कहा। दरहक़ीक़त वो असल बात को पर्दे में रखना चाहती थीं, कुछ भी था। वो इतनी सिफाकी का मुज़ाहिरा नहीं कर सकती थीं। मैं इतनी बड़ी बात किसी वजह के बगैर कर सकती हूँ। यामीन साहब चुप हो गए। वासिफा की दलील भी छोटी नहीं थी, लेकिन वो दिल का क्या करते, जो किसी तरह ये बात तस्लीम करने को तैयार ही नहीं था। वासिफा को उन पर तरस आया। वो शोहर की कैफियत समझ रही थीं, खुद भी उस मरहले से गुजर चुकी थीं। कदरे नरम लहजे में बोलीं, मैं जानती हूँ ये आपके लिए बहुत बड़ा शौक है और दुख भी, लेकिन मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी बात छुपाई भी तो नहीं जा सकती, और फिर बात छुपाने का क्या फ़ायदा? उस तरह तो मसले हल नहीं होते। वासिफा ने उन्हें तशफ़ी देना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो कैसे सकता है? अधर शीश रख्ती के लिए ज़ोर दे रहा है और अधर आप नई कहानी सुना रहे हैं। यामीन साहब का दिमाग सचमुच उलझ चुका था। वो गुज़श्ता कुछ अरसे के तमाम हालात सामने रखते हुए कड़ियों मिलाने की कोशिश करते, लेकिन सारे सिरे छूट जाते।
शीस को समझना पड़ेगा। यामीन, वासिफा ने उनके बाजू को छुआ। क्या समझना पड़ेगा? आप क्या कहना चाहती हैं? यामीन साहब ने खौफजदा नज़र से शरीकियत को देखा। जो कुछ होने जा रहा था वो कता उसके लिए तैयार नहीं थे। उस मसले का एक ही हिल है यामीन, शीस करण को तलाक दे दे और जहाँ वो चाहती है हम इसे रख्सत कर दें। वासिफा ने एक ही सांस में कहकर नजात पाई। उस लम्हे उन्हें पल सिरात से गुजरना आसान लगा था। आप जानती हैं क्या कह रही हैं? यामीन साहब ने सर उठाकर वासिफा को देखा। उनकी हालत भी शोहर से कम नहीं थी। आप ही कहीं कोई और हिल है? वासिफा ने शकस्तगी गले लहजे में पूछा। आप शीस को बुलाइए, ये मसला ऐसे हिल नहीं हो सकता। उस मकदमे का वो भी एक अहम फ़र्क है। आपने जो भी बात करनी है उसकी मौजूदगी में करें ताकि कल को इसे हमसे शिकायत न हो। यामीन साहब कहकर बेड से उठ गए। यकायक कमरे की फ़ज़ा में घुटन बढ़ गई थी। जी, वासिफा इतना ही कह सकीं। _ मैंने तुम्हारे ताया अब्बा से बात कर ली है। वो शाकिर तो हैं लेकिन बहरहाल वो तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारी खुशी अज़ीज़ है, लेकिन अफसोस तुमने हमारी किसी खुशी और मन का पास नहीं रखा। कोई और होता तो तुम्हारी तरफ से मिलने वाले इतने बड़े सदमे के बाद तुम्हें अपने घर से उठाकर बाहर फेंक चुका होता। लेकिन शायद उनका ज़र्फ तुम्हारे दिए हुए सदमे से बड़ा है, इसीलिए इन्होंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है। तुम्हारी तरफ से मिलने वाली उस ज़ल्द को मैं इतनी जल्दी हज़म नहीं कर सकती। मेरे बेटे की मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी करण? क्यों तुमने इसे इतना बड़ा घाव दिया? कैसे कहूँगी? जिस करण के लिए वो अपनी ज़िंदगी, अपना कैरियर, अपना मुस्तकबिल सब कुछ दांव पर लगाने चला था, उसने मोहब्बत के सिले में दिया भी तो क्या? बेवफाई। वासिफा को खुद पर काबू नहीं था। वो हर रोज़ करण को झंझोड़ती, उस पर लफ्ज़ों के ताज़ियाने बरसातें। इनका बस नहीं चलता था कि गला दुबाकर इसे मार डालें। इतनी तो उससे मोहब्बत नहीं की थी जितनी उससे नफ़रत हो चली थी। अब आप क्या चाहती हैं? करण मुश्किल आंसुओं में गुटती हुई आवाज़ के साथ कह पाई। अब मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? तुमने हमारे लिए कोई और राह छोड़ी ही नहीं। उस लिए तुम्हारी, शीस की और सबकी भलाई इसी में है कि तुम मुझे उस लड़के का नाम पत्ता बता दो, ताकि शीस से तलाक के बाद मैं इसे प्रपोजल लाने के लिए कायल कर सकूं। क्योंकि मैं इतनी अजीम नहीं हूं कि किसी और का गिना अपने बेटे के गले में डाल दूं। वासिफा ने लफ्ज़ों का तेज़ाब उस पर इंडीला। आप न भी कहीं तो मुझे आपके ज़र्फ़ को नापने के लिए अब न किसी पैमाने की ज़रूरत रही है न ख्वाहिश। करण ने दिल ही दिल में इन्हें मुखातब किया कि होंठों पर तो करीब ने कफ़ल डाल रखे थे, और कुछ गुज़श्ता मोहब्बतों और रिश्तों का लिहाज था जो आड़े आ रहा था। तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? वासिफा के लहजे में कड़वाहट कोट कोट कर भरी थी। मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है ताई अम्मी, लेकिन खुदा के लिए इतना तो यकीन करें, मैंने कोई गिना नहीं किया। किस्मत मुझे अजीब दौराहे पर ज़रूर ले आई है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। मेरा यकीन करें, मैं बेगिना हूँ। करण ने दिखते गाल पूंछते पहली बार जवाब दिया। तुम भी मरियम नहीं हो करण, और न ये मुअज्जज़ात का दूर है। फिर तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं है, जबकि मेरे पास तुम्हारी बात का यकीन न करने का बहुत ठोस जवाब है? वो मज़ीद बरहम हुई। ठीक है ताई अम्मी, आप जो करना चाहती हैं कर लीं। शीस का नाम मुझसे छीनना चाहती हैं न छीन लीजिए, मैं एहतिजाज नहीं करूँगी। लेकिन एक बार ये सारे सवाल जो आप मुझसे कर रही हैं आप शीस से भी पूछ लीजिए, शायद उसके पास उन सवालों के जवाब हों। करण ने घायल लहजे में कह डाला। क्या कहना चाह रही हो? उस मामले से शीस का क्या ताल्लुक़? वासिफा बड़ी तरह चूंकी। वो करण के लफ्ज़ों से असल मतलब अख्ज़ करने की कोशिश कर रही थीं। शीस वो वाहिद इंसान है जो खुदा के बाद मेरी सच्चाई का गवाह है। अगर उसमें हवसला है तो वो आपके हर सवाल का जवाब दे देगा, और मुझे शीस के हवसलों पर पूरा भरोसा है। उसके बाद मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा, करण ने गड़गड़ाते हुए कहा था। वासिफा बड़ी तरह उलझ गई थीं। कदरे तुक़्फ़ के बाद बोलीं, तुम न भी कहो तो शीस को यहाँ आना पड़ेगा। तुम्हारे ताया भी यही चाहते हैं, क्योंकि उसके बगैर ये मसला हिल भी नहीं हो सकता। लेकिन सोच लो, बात खलेगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं तो तुम्हारी नाम नहादस्त रखने की कोशिश कर रही थी। वासिफा का ग़स्सा उस लड़की को पहचानने से कासिर था जिसे इन्होंने खुद अपने हाथों से पालकर जवान किया था। अपनी बात कह कर वो ठहरी नहीं, और करण वहीं सिसकती रह गई। _ शीस, जो पहली फ्लाइट मिले लो और यहाँ आओ। रात का दूसरा पहर था जब शीस के मोबाइल ने वाइब्रेट किया था।
اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا اور سیل کان سے لگا لیا۔ واصفہ نے چھوٹتے ہی کہا تھا، کیا کہہ رہی ہیں مام؟ شیس کو ان کا لہجہ سمجھ نہیں آیا۔ فورا پاکستان آؤ، یہ کہہ رہی ہوں، اب سمجھے یا ایک بار اور کہوں؟ واصفہ نے تنک کر کہا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے مام؟ شیس کو یامین صاحب کی فکر لاحق ہوئی۔ مسئلہ ہے تبھی بلا رہی ہوں، جو تمہارے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ واصفہ کا لہجہ بدلا نہیں تھا۔ کیا بات ہے ماما، آخر کچھ پتہ تو چلے؟ شیس نے الجھ کر پوچھا۔ اب تمہارے سوال، یوں تو تمہارے پاؤں وہاں تکتے نہیں اور اب میں بلا رہی ہوں تو تمہارے سوال شروع ہو گئے۔ واصفہ نے چڑچڑے لہجے میں جواب دیا، ماما میں ویکیشنز پر آتا ہوں، یوں بلاوجہ منہ اٹھا کر نہیں چلا آتا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی جھنجھلا گیا۔ تمہاری زندگی کا مسئلہ ہے شیس، اس لیے جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ واصفہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، زندگی؟ اس کی زندگی تو فقط کرن تھی۔ شیس اس لفظ پر ٹھٹکا تھا۔ میں ویکینڈ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیس اس سے زیادہ عجلت نہیں دکھا سکتا تھا، مگر واصفہ کا کچھ اور ہی موڈ تھا۔ تم نہیں آ سکتے، لیکن کرن کو طلاق تو بھجوا سکتے ہو نا؟ وہ سخت تیش میں بولی تھیں اور کال بند کر دی، جبکہ شیس کے لیے اب لندن میں دوسرا سانس بھی لینا دوبھر تھا۔